हेलो वेलकम नमस्कार पुनः आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में याद रखेंगे यूपी टेट एग्जाम जो कि आपका जनवरी 2026 में जैसा कि नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आज की वीडियो में पूरा आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और तीसों प्रश्न आपके जो सिलेबस पाठ्यक्रम है उस पर आधारित होंगे। आज की वीडियो के माध्यम से केवल आज की वीडियो में 30 प्रश्न करने को हैं दोस्तों, पूरे आप 200 प्रश्नों को क्लियर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं स्लोगन बता दूं दोस्तों, बहुत अच्छा सा एक आपके लिए मैं मोटिवेशनल लाइन लेकर आया हूं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। और इसी स्लोगन के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है आज की वीडियो का कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। यही बताना है दोस्तों कि कौन है जो दीर्घ स्वर नहीं है। सबसे पहले आपको पता है ना दोस्तों कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। आपको पता है पहले वर्णों की संख्या 52 हुआ करती थी, लेकिन एक वर्ण और बढ़ा है जिसको आयोग ने मंजूरी दी है और अब वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, 53 हो गई है। और वह वर्ण कुछ इस प्रकार है, ये बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि वर्ण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वर और एक होता है आपका क्या दोस्तों, व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। और हमको क्या पूछ रहा है, हम व्यंजन को नहीं, हम यहाँ पे स्वर को देखेंगे। स्वर मूल रूप से 11 प्रकार के होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्लियर कर लीजिए कि स्वरों के प्रकार कितने हैं दोस्तों, 11 हैं। यहीं पे आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, बहुत बार पूछता है स्वर से ही ये चीज़ें हैं कि अयोगवाह किसे कहते हैं या अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, याद रखेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपका अयोगवाह होता है, अयोगवाह की संख्या 2 होती है, 2। पहला आपका होता है अनुस्वार, एक को क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुस्वार बोलते हैं। और इसका चिन्ह जो होता है वह ऐसे होता है। और इसके बाद एक जो होता है वह विसर्ग। याद रखेंगे अनुस्वार और विसर्ग के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, तो अयोगवाह बोलते हैं। ये बात को याद रखेंगे, अनुस्वार और विसर्ग के सम्मिलित रूप को अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। और यहाँ पे देखेंगे स्वर कितने होते हैं, पूरे स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 11 प्रकार के होते हैं। स्वर को मूल रूप से 2 और उस तरह कितने 3 रूपों में बांटा जाता है। एक देखेंगे पहला आपका स्वर होता है जिसको हर्ष स्वर बोलते हैं। पुनः एक होता है उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। और एक होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्लुप्त स्वर होता है ना, हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना उसमें समय लगता है। याद रखेंगे इसको, जैसे आप लोगों को पता है ना कि ओम को क्या बोला जाता है, ऐसे लिखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लुप्त स्वर। इसको आप ध्यान रखेंगे, चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हर्ष स्वर को ही क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आपसे पूछे कि हर्ष स्वर कितने हैं या मूल स्वर कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप याद रखेंगे। याद रखेंगे हर्ष स्वर को मूल स्वर बोलते हैं, जो जिसमें आप लोग देखेंगे अ हो गया, आपका ए वाला ई हो गया, आपका ये छोटा ऊ हो गया और आपका ऋषि वाला री हो गया। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मूल स्वर या इसी को बोलते हैं दोस्तों हर्ष स्वर। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो दीर्घ स्वरों की संख्या प्यारे होती है 7। इसको ध्यान रखेंगे। अब क्या क्या बच रहा है, आपका आ हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया, आपका एनक वाला ए हो गया और ओ हो गया और इसके बाद आपका अ हो गया। ये कितने हो रहे हैं दोस्तों, ये 7 हो रहे हैं। यही आपके क्या है दोस्तों, यही आपके दीर्घ स्वर हैं। क्या है दोस्तों, यही दीर्घ स्वर हैं। और यही क्या है दोस्तों, हर्ष स्वर हैं। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 ए हो गए और 7 ए हो गए। और इन्हीं को हम जोड़कर बताते हैं कि स्वर कितनी है दोस्तों, तो 11 हैं। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक है, सामने आपके हैं अ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, छोटा री हो गया। ये मूल स्वर या हर्ष स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर को आप लोग देख रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो अयोगवाह बोलते हैं। बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए आपको मैं कुछ चीज़ और बता दूं दोस्तों जो यहाँ से बनता है। अब देखिए इतना चीज़ मैंने आपको बताया, वहाँ से मैं आपको बता दूं कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। मतलब दीर्घ स्वर कौन नहीं है? आपको पता है कि बड़ी ई भी दीर्घ स्वर है, एनक वाला ए भी दीर्घ स्वर है, आपका ए भी दीर्घ स्वर है। देखिए ए भी, ये दोनों आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आपका क्या और मिल रहा है? ये बड़ी ई भी यहाँ पे मिल रही है, तो ये दीर्घ स्वर है। लेकिन छोटी ई क्या है दोस्तों? छोटी ई दो है ना, हर्ष स्वर है, या इसी को मूल स्वर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। अब आपको मैं यहीं पे छोटा सा पॉइंट और बताता हूं। कई बार ऐसा प्रश्न बना है, बहुत से एग्जाम में बन जाता है ऐसा प्रश्न। जो प्रश्न है कि उच्चारण स्थान, याद रखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, आपको यही बताना है कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, याद रखेंगे दोस्तों। तो जो स्वरों का उच्चारण स्थान की बात करेंगे, कौन सा स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसी को बताना है दोस्तों। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, याद रखेंगे। आपका क्या दोस्तों? ए अ हो गया, और आपका क्या हो गया दोस्तों? आ हो गया। याद रखेंगे अ और आ किससे इसका उच्चारण स्थान होता है? तो कंठ से। याद रखेंगे अ हो गया और आ हो गया, इसका उच्चारण कंठ से होता है। और इसके बाद याद रखेंगे छोटी ई हो गया, और इसके बाद बड़ी ई हो गया। याद रखेंगे छोटी ई और बड़ी ई, इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो इसका उच्चारण स्थान आपका तालु है। क्या है बताते चलेंगे आप लोग, तालु है। इसके बाद आपका मूर्धा आता है, जिसमें आप लोगों का क्या क्या रहता है दोस्तों? ऋषि वाला री होता है, और ये दोनों एनक होते हैं, ए और इसके बाद ओ होता है, और इसके बाद आपका क्या होता है दोस्तों? अ होता है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण स्थान प्यारे होता है मूर्धा से। ये बात आप लोग याद रखेंगे, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं ना दोस्तों, तो इसको हल्के में मत लीजिए। यही आपको एक ऑप्शन उठा कर दे देगा, कहेगा कि छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या है? आप बताएंगे तालु से। आपका अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। ऋषि ए ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। और इसके बाद आपको बता दूं दोस्तों, ओष्ठ, याद रखेंगे जो ए ऊ है ना, छोटा ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया, इसका उच्चारण स्थान में किसका आप लोग प्रयोग करते हैं, या इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो आपका कहाँ से होता है दोस्तों? ओष्ठ से होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, एक बार यूपी टेट में प्रश्न ऐसे बना है ना दोस्तों, याद रखेंगे यूपी टेट में एक प्रश्न बना है ना कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका ह्रस्व स्वर, एक आपका दीर्घ स्वर, और एक आपका प्लुप्त स्वर। इसको आप याद रखते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और इसके बाद प्लुप्त। चलिए अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है, इसी को बताना है दोस्तों। याद रखेंगे जो स्वरों को उच्चारण स्थान जिह्वा से आधार पर होता है ना, उसमें उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है अग्र स्वर, याद रखेंगे। एक होता है, क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे यहाँ पे एक को बोलते हैं अग्र स्वर, इसको क्या बोलते हैं? अग्र स्वर, या इसको बोलते हैं अग्र भाग से इसका उच्चारण होता है। एक का जो होता है वह मध्य भाग से होता है उच्चारण, और एक का होता है जिसको बोलते हैं पश्च भाग से इसका होता है उच्चारण। याद रखेंगे। तो आपसे पूछे कि अग्र भाग से किसका किसका उच्चारण होता है, तो छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, और आपका एनक वाला ए हो गया, और इसके बाद ए हो गया। इसका उच्चारण अग्र भाग से होता है जिह्वा के। और इसके बाद याद रखेंगे मध्य भाग से केवल एक आपका स्वर है, आपका अ का होता है। याद रखेंगे। फिर आपका छोटा ऊ हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया, आपका ओ हो गया, आपका अ हो गया, और इसके बाद दोस्तों आपका आ हो गया। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो पश्च से होता है। इसको आप लोग ध्यान देते रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो कहा है कि निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है, इसी को बताना है। तो पश्च स्वर इसमें से आपका क्या होगा? याद रखेंगे आ वाला जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में है, इसलिए आप इसको सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको भी बताऊंगा, इसको ध्यान रखते रहेंगे। ये आपके व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए चलिए आगे देखते हैं। आपका ई हो गया, बड़ी ई हो गया, च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, इया हो गया, आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे। तो आपको मैं चीज़ों को बता दूं, आपको तो मैंने अभी स्वर के बारे में तो सारी चीज़ें बता दी कि स्वर का उच्चारण स्थान किसका कहाँ से हो रहा है। अब देखेंगे, थोड़ा मैं बात कर लूँ दोस्तों व्यंजन के बारे में प्यारे। तो व्यंजन जो होते हैं ना, स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है। अगर कोई पूछे कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन वे वर्ण कहे जाते हैं जिनका उच्चारण
स्वरों की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से दोस्तों? स्वरों की सहायता से करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं? तो व्यंजन का उच्चारण करते हैं। अब आप देखेंगे वन बाय वन सबको बता दें, याद रखेंगे जब आप लोग वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग व्यंजन पढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को क हो गया, ख हो गया, ग हो गया और इसके बाद घ हो गया और दोस्तों आपका क्या हो गया? अंग हो गया। तो ऐसे आपका क, ख, ग, घ, अंग ऐसे चीज़ें जो होती है ना आपको लिखी जाती है। इसी क्रम में आपका च वाला स्टार्ट करते हैं, इसी क्रम में आपका ट वाला स्टार्ट करते हैं, इसी क्रम में आपका त वाला स्टार्ट करते हैं और इसी क्रम में आपका प वाला स्टार्ट करते हैं। तो जो एक क्रम होता है ना प्यारे, यह इंपॉर्टेंट होता है और इस क्रम में जब चीज़ें चलती हैं तो आपको मिलता है। ठीक है, आपका जितने क वर्ग के व्यंजन हैं तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो याद रखेंगे कंठ से होता है। दोस्तों आपसे प्रश्न बन जाएगा, आपको केवल एक वर्ण दे देगा और कहेगा ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप बताएंगे कंठ। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। आपका ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका कंठ। तो ऐसे इस क्रम में आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड पोर्शन पे आपका आता है च। च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, च, छ, ज, झ, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे इसका उच्चारण स्थान आपका तालु है। क्या है दोस्तों? तो इसका उच्चारण स्थान आपका तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? अगर कहीं भी पूछे तो ट हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और जिसे त वर्ग हो गया, त, द, ध, इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो इसका उच्चारण स्थान आपका दंत है। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे दंत है। आपका प वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं इसका उच्चारण स्थान प, फ, ब, भ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपका ओष्ठ होता है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। क वर्ग किससे संबंध रखता है दोस्तों? क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से, प वर्ग का ओष्ठ से। ऐसे आपको प्रश्न पूछ देगा, आपको मानिए आपको प्रश्न पूछ देगा कि फ का उच्चारण स्थान क्या है? आप क्या कहेंगे? फ का उच्चारण स्थान ये प वर्ग का सदस्य है तो इसका उच्चारण प का उच्चारण आपका ओष्ठ से है, तो फ का उच्चारण भी कहाँ से होगा दोस्तों? ओष्ठ से होगा। अभी आपका प वर्ग का उच्चारण स्थान एक ब है, ब को पूछ दे तो ब भी किस में आता है? प वर्ग में आता है। ठीक है, एक वर्ग में कितने सदस्य आते हैं? तो 5 आते हैं। इसे आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें सॉरी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से रखेंगे और चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आपका छ, छ और ज, झ, इया ये किसका उच्चारण स्थान है? तो यह आपका तालव्य का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं, याद रखेंगे एक बार कई बार ये चीज़ें बनाए कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे कोई पूछे तो बताएंगे 25 होती है। आपका क वर्ग से लेकर, याद रखेंगे इसको कैसे याद करते हैं, तो क वर्ग से लेकर आपके प वर्ग के जितने वर्ण होते हैं ना, जितने व्यंजन होते हैं ना, प वर्ग तक जितने व्यंजन होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। आपका ये वाला ढ हो गया और ये ढक्कन वाला ढ हो गया, इनको बोलते हैं दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। एक आपका व्यंजन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो आपका पार्श्विक व्यंजन होता है ल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन। इसको आप ध्यान रखेंगे। आप से कहीं पूछ दे दोस्तों कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो लुंठित व्यंजन जो आपका वर्ण है जिसका नाम है दोस्तों र, रस्सी वाला जो र होता है ना, इसको आप लोग बोलते हैं लुंठित व्यंजन। इस बात को याद रखेंगे। आपको कैसे इस चीज़ों को याद रखना है, अगर आप इसको भूल जा रहे हैं तो लुंठित, लुंठित का मतलब होता है ना कि जो रस्सी होती है ना वह एक गुच्छे में होती है और इस गुच्छे को लुंठित बोला जाता है या लुंठे बोला जाता है। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। जो रस्सी वाला र होता है लुंठित व्यंजन और लड्डू वाला ल जो होता है इसको पार्श्विक व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन ढ और ढक्कन वाले ढ को बोलते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, कई बार ये चीज़ें बन जाता है दोस्तों कि काकल्य व्यंजन किसे बोलते हैं। यह आपका सुपर टेट में बना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो सुपर टेट जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं। तो जो हाथी वाला होता है ना दोस्तों, इसको काकल्य व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। इस क्रम में आप लोग याद रखेंगे। आपको मैं बता दूं आगत व्यंजन किसे कहते हैं, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। आगत व्यंजन जो आपका ज हो गया, आपका फ हो गया, अधिकतर चीज़ें जो होती है ना
ज और फ को आगत व्यंजन कहते हैं। बहुत ज़्यादा 99% कंडीशन ये होती है ना कि ज और फ को देकर पूछ देता है कि किसमें से कौन आगत व्यंजन है, तो ज और फ आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन याद रखेंगे दोस्तों, आपका जो क हो गया, आपका ख हो गया, आपका ग हो गया, इनको भी आगत व्यंजन बोलते हैं या इसको विदेशी व्यंजन का नाम देते हैं। आगत व्यंजन वह व्यंजन कहलाते हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। इसको अब इस क्रम में याद रखेंगे। तो ज और फ को तो बिल्कुल याद रखिए, और क और ख भी आपको कहीं मिल सकता है, तो इसलिए आप इसको भी ध्यान रखते रहिए, क्योंकि बहुत कम रेयर केस में ऐसी चीज़ें आती है जो मिलता है। ठीक है। और एक बात और है प्यारे, मैं बता दूं, नासिक व्यंजन किसे कहते हैं। तो नासिक व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण में जो वायु होती है वह नाक से, या जो हवा होती है उसका उच्चारण, वह जो उसका जो उच्चारण होता है ना, या जो वायु होती है ना, वह नाक से निकलती है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। और नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो नासिक व्यंजन मूल रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 5 प्रकार के। कौन कौन से? तो हर वर्ग का 5वां वर्ड, जैसे कि क वर्ग का अंग हो गया आपका, जैसे कि इसी क्रम में जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो च वर्ग का आप लोग का या हो गया, फिर आपका अड़ हो गया, उसी क्रम में आपका न हो गया, प वर्ग का आप जाएंगे तो म हो गया। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका अंग हो गया, या हो गया, अड़ हो गया, न हो गया और म हो गया। इसको दोस्तों बोलते हैं नासिक के व्यंजन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे एक छोटा सा मेरा विनम्र निवेदन रहता है दोस्तों, कि आप अपने परिवार हैं और आप ही से मुझे जो भी कुछ करना होता है आप ही से कहता हूं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और याद रखेंगे, आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका यूपी टेट में आए और मैं उसका एनालिसिस न कराऊं। बस आप लोग मेरे साथ जुड़िए, ईमानदारी से वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देखिए। और याद रखेंगे, कोई भी प्रश्न आपका इस वीडियो से आगे नहीं जाएगा या श्रृंखलाओं से अलग नहीं जाएगा। इस क्रम को आप ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है। आज की वीडियो आप देखेंगे दोस्तों तो आपका यूपी टेट में 10 नंबर लगभग क्लियर होगा। आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर से इस वीडियो की तुलना आप कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों, आपको पता है दंत वर्ण जो होता है ना, त वर्ग जो होता है ना, वह दंत वर्ण होता है। आपको पता है कि त भी दंत होता है, आपको पता है ल भी दंत होता है, याद रखेंगे द भी आपका दंत होता है। याद रखेंगे जो जो चीज़ें हैं ना, ये दंत वर्ण के उदाहरण हैं। लेकिन आप लोग पता है, जब आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपका जो क्या है दोस्तों, यह है ना, यह आपका दंत वर्ण नहीं है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। यह कौन सा वर्ड है दोस्तों? तो याद रखेंगे, इसको हम तालव्य बोलते हैं। अगर तालव्य की बात आई है तो कई बार पूछ देता है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ये बड़ा वाला स जो व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका भी उच्चारण स्थान आपका तालव्य भी होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो यह नहीं है। इसका मतलब ये तीनों क्या है दोस्तों? दंत वर्ण है। इसको भी आप ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि सभी स्पर्श व्यंजनों में से कौन से वर्ग में आता है। आपको मैं कई बार पहले ही बता दिया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, और क से लेकर कहाँ तक दोस्तों? म तक जितना भी वर्ण आ जाएगा ना, वो क्या हो गए? स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। इससे आप लोग इस ध्यान रखेंगे। और स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो आपको पता है कि ह आ गया तो ये भी आपका कट गया। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, य आ गया, ये भी कट गया। यहाँ भी ह आया तो ये भी कट गया। आपका क च प द आपका क से लेकर म तक के वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। इसलिए क्या है दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। आपको मैं बहुत सी चीज़ें हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे। ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि मैं हर चीज़ों को समेट के आपके सामने रखता हूँ कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है चीज़ें। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आपका य र ल व व्यंजनों को क्या बोलते हैं दोस्तों। आपको पता है ना कि य र ल व को क्या बोलते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। प्रश्न ये बन सकता है कि अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और यही है दोस्तों, आपका य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, आपका व हो गया। ये क्या है दोस्तों? ये आपके अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। संख्या नंबर भी याद रखेंगे, इनकी संख्या 4 होती है। आपसे कोई पूछे कि उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो उसमें व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। और कौन कौन से उसमें व्यंजन होते हैं
तो याद रखेंगे इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इन्हीं को उष्म व्यंजन की नाम देते हैं दोस्तों, ये संज्ञा देते हैं। स ह को उष्म व्यंजन बोलते हैं। और इनके उच्चारण में जो उष्मा होती है ना दोस्तों, याद रखेंगे इनके उच्चारण में गर्म हवा मुख से निकलती है। ऐसे याद रखेंगे, इनकी उच्चारण में जो हवा होती है ना, वह मुख से रगड़ के माध्यम से निकलती है, घर्षण के माध्यम से निकलती है, मुख से गर्म हवा निकलती है। इस कारण इसको उष्मी व्यंजन या उष्मी संघर्षी व्यंजन का नाम देते हैं। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। और इनकी संख्या याद रखेंगे बहुत बार बन सकता है कि इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इनकी संख्या 4 होती है। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। य र ल व आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपका 25 होती है। क से लेकर म तक के व्यंजन कहलाते हैं, आपको पहले भी बता दिया हूँ। चलिए, इसी क्रम में आप चीज़ों को ध्यान देते रहेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और महत्वपूर्ण हो जाएंगी। आपको मैं क्यों एक चीज़ छोड़ूं जिसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। याद रखेंगे, संयुक्त व्यंजन यह 2 वर्णों के योग से मिलकर बनता है, 2 वर्णों के योग से मिलता है, इसके कारण इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या आपसे कहीं पूछे तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपका क्या क्या है दोस्तों? आपका छत्री हो गया, आपका त्र हो गया, आपका आज्ञा हो गया, और आपका दोस्तों स्र हो गया, श्री वाला स्र हो गया। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को आप बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। याद रखेंगे, आपसे दे देगा, आज्ञा दे देगा और कहेगा कि इसमें से कौन आपका संयुक्त व्यंजन है, तो आपका आज्ञा हो गया, स्र हो गया। इसलिए आप चीज़ों को याद कर देंगे तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, छतरी का निर्माण दे देगा। इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण आधा क से और इस वाले स से हुआ है। इस तरह आप लोग इस चीज़ों को ध्यान देते रहेंगे। इसका निर्माण इससे हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों का त्र की बात करें तो आधा त और पूरा रस्सी वाला रस इसका निर्माण हुआ है। सबको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पूछ देता है कि किसका निर्माण किससे हुआ है। आज्ञा की बात करें तो याद रखेंगे, आपका आधा ज और पूरा इया से इसका निर्माण हुआ। किसका दोस्तों? तो आज्ञा का निर्माण हुआ है। और देखेंगे स्र जो है ना दोस्तों, इसका निर्माण आधा स और पूरा रस्सी वाला र से हुआ है। इस तरह आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चीज़ें। एक बार तो आपका ऐसा प्रश्न बना है दोस्तों ना, कि प्रश्न ऐसा बना है कि छतरी से पहले कौन सा वर्ड आता है, और ऑप्शन जो उसका सही है ना दोस्तों, ये आधा क है ना, ये आता है इससे पहले, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह आप लोग चीज़ों को देखते रहेंगे, किसका निर्माण किससे हुआ है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, छतरी त्र आज्ञा स्र, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या य र ल व, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 क से लेकर म तक, उष्मी व्यंजनों की संख्या स ह। आपको एक कोई वर्ड ले लेगा और कहेगा इसमें से उष्मी व्यंजन कौन है, तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी दोस्तों, तो आप इसका कन्फर्मेशन कर लेंगे दोस्तों। इसको देखो भैया, अगर आपको यूपी टेट पास करना है तो दोस्तों ये चीज़ों को तो आपको पढ़ना ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि आप बिना इसे पढ़े आप लोग या इसको बिना याद किए आप चीज़ों को हल कर ले। ठीक है, यह कैसे याद होगी? तो इसको याद करने के लिए आपको डेली 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और लगातार आप 1 मंथ केवल प्रैक्टिस कर देंगे दोस्तों। हमारे साथ ही अगर आप प्रैक्टिस कर दे रहे हैं तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। केवल ईमानदारी से आपको वीडियो वॉच करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग क्या है, यही बताना है दोस्तों। 7 नंबर की बात करेंगे कि आपका महाप्राण, याद रखेंगे, महाप्राण और अल्प प्राण 2 चीज़ें आती है। आपका एक होता है अल्प प्राण और एक होता है दोस्तों महाप्राण। दोनों को देख लेंगे। अल्प प्राण जो होता है ना, इसको बोलते हैं 1, 3, 5, और महाप्राण जो होता है ना, याद रखेंगे, महाप्राण जो होता है ना, इसको बोलते हैं 2 और 4। ये जो इसका होता है फार्मूला होता है, इसको तो आपको याद ही करना होगा। अल्प प्राण में आपका क्या आता है? और आता है अंत्यस्थ व्यंजन। क्या आता है दोस्तों? तो अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं। और आपको पता है कि अंत्यस्थ व्यंजन य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया। इन्हीं को अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। महाप्राण में आपका स हो गया, ए वाला स हो गया, ए वाला स हो गया और हरना वाला हो गया। इन्हीं को बोलते हैं महाप्राण। और दूसरे और चौथे वर्ग जो आपका वर्ग है ना, दूसरा और चौथा वर्ण होगा महाप्राण, और आपका अल्प प्राण में य र ल व होगा, और पहला, तीसरा, 5वां वर्ण होगा। ऐसे याद रखेंगे। कैसे इसको ध्यान रखेंगे? जैसे देखिए, क हो गया, आपका ख हो गया, ग हो गया, आपका घ हो गया, आपका अंग हो गया। तो आपसे पूछे कि इसमें से क्या अल्प प्राण है, क्या आपका महाप्राण है, तो आप कैसे इसको छाटेंगे दोस्तों? तो याद रखेंगे, अल्प प्राण कैसे छाटेंगे, महाप्राण कैसे छाटेंगे, तो चीज़ें आपके सामने है दोस्तों। अब देखिए, आपको पता है कैसे। इसको 1 लिखिए, इसको 2 लिखिए, इसको 3 लिखिए, इसको 4 और इसको 5। जो जिस क्रम पे है, जिस जगह पे है, उसको ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए,
एग्जाम्पल में बताया गया। अगर आपसे अल्प प्राण पूछ रहा है तो मतलब पहला अल्प प्राण है, तीसरा अल्प प्राण है और पांचवा अल्प प्राण है। मतलब आपका दोस्तों क हो गया, आपका इसके बाद ग हो गया, याद रखेंगे। इसके बाद क्या हो गया, ग हो गया, और इसके बाद आपका अंग हो गया। ये आपके क्या है दोस्तों, ये आपके अल्प प्राण हैं। और महाप्राण दूसरा, जैसे दूसरा क्या है दोस्तों, ख आ रहा है और चौथा आपका घ आ रहा है, ये क्या है दोस्तों, ये महाप्राण है। ठीक है, तो अल्प प्राण य र ल व के साथ साथ 1 3 5 होंगे, और अब महाप्राण आपका स स स ह के साथ दूसरा और चौथा होगा। स स स ह को क्या बोलते हैं, उस्मी व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अगर आप उस्मी व्यंजन भी कह दे तो आप उसको सही करिएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन है, इसी को आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, दूसरा और चौथा होते हैं। आपको याद रखेंगे, ये जो क वर्ग का ये भी दूसरा है, और याद रखेंगे च वर्ग का ये भी दूसरा है, और ट वर्ग का ये भी दूसरा है। ठीक ना। अगर इसको देखेंगे तो क वर्ग में आप देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है ना ख। अब इसी तरह आप च वर्ग को लिखेंगे तो च की बाद क्या आता है, छ आता है, ये भी 2 नंबर पे है। और इसी तरह आप लोग ट को लिखेंगे तो ट के बाद आपका ठ आता है, ये भी 2 नंबर पे है। तो आप लोगों को पता है कि क के बाद यहाँ पे ख आता है, ये भी 2 नंबर पे है। तो आपका ये सब क्या है दोस्तों, 2 नंबर के एग्जाम्पल मिले। और आपको पता है कि 2 वर्ग का जो वर्ड होता है ना, वो आपका महाप्राण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 वर्ग कितने में आ रहा है, तो 2 वर्ग को मैंने दिखाया दोस्तों महाप्राण में। ठीक है, तो और मैं किसी को क्लियर ना करूं, केवल आपको जब आंसर मिल गया तो अब हम चीज़ों को क्यों क्लियर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे। अब देखिए, इसमें दिया है दोस्तों कि अल्प प्राण क्या है, यही आपको बताना है कि इसमें से अल्प प्राण क्या है। अब देखिए, आपको मैंने बताया ना कि अल्प प्राण होते हैं 1 3 5, 1 3 5। और इसमें आप देखेंगे अब ख कितने नंबर पर आता है, क के बाद ख आता है, 2 नंबर पे है। तो 2 नंबर आपका क्या होता है, 2 नंबर आपका होता है महाप्राण। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे, ख क्या है दोस्तों, महाप्राण है। अब देखेंगे ग जो होता है क वर्ग का हिस्सा है, क ख ग 3 नंबर पर आता है। और 3 नंबर क्या किसको कहते हैं, तो 3 नंबर कहते हैं अल्प प्राण को। क्या किसको कहते हैं दोस्तों, अल्प प्राण को बोलते हैं। अब देखेंगे घ आपका क वर्ग का हिस्सा है। क वर्ग में जो घ होता है ना, याद रखेंगे घ जो होता है आपका 4 नंबर पर आता है। याद रखेंगे कितने नंबर पर, 4 नंबर पे। अगर 4 नंबर पे आ गया दोस्तों तो इसको क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। अगर आपको याद रखेंगे ट के बाद ठ आता है, ट वर्ग का हिस्सा है और ये 2 नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पे आ गया तो ये क्या होगा, महाप्राण होगा। इसलिए आप इसको याद रखेंगे। महाप्राण कितने होते हैं, 2 और 4। 2 और 4 नंबर पे जो आएंगे वह महाप्राण। देखिए 2 नंबर पे आया तो मैंने महाप्राण लिखा, 4 नंबर पर आया तो महाप्राण लिखा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे ख आता है तो इसको महाप्राण लिखा, और इसके बाद क वर्ग का हिस्सा ये 3 नंबर पर आता है तो ये क्या होगा दोस्तों, ये अल्प प्राण होगा। और यही पूछा है कि अल्प प्राण इसमें से कौन है, तो ये अल्प प्राण भैया ग है। इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन है दोस्तों कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और आपके जितने साथी लोग हैं, जितने आपके साथ के लोग हैं, अगर वो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आपका DSSS हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, आपका कस्तूरबा गांधी हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, जो भी विद्यालय हैं या जो भी टीचर की आप एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको एक वीडियो आप सेंड कर दीजिए और बता दीजिए कि एक ऐसी एकेडमी है दोस्तों जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मटेरियल है वो फ्री रूप में आपको उपलब्ध कराए जाते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर की बात करेंगे कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। अब हम यहाँ पे दोस्तों अघोष और घोष को देखेंगे कि आपका घोष किसे बोलेंगे और आपका अघोष किसे बोलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। ये वर्णमाला की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा है, कभी ना कभी ये चीज़ें हरदम पूछ लेती हैं, तो इसलिए मैं इसको ध्यान से बता रहा हूँ दोस्तों कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। ठीक है, एक होता है आपका अघोष और एक होता है आपका घोष। याद रखेंगे, घोष को ही सघोष भी कहीं लिख देता है, तो आप भ्रमित नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। अघोष क्या होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो होता है अघोष होता है, और इसके बाद आपका 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर क्या होता है दोस्तों, सघोष होता है। ठीक है, और आपको क्या देखना है, अघोष में आपका ए वाला स हो गया, ए वाला स हो गया, और ए वाला स जो ए आपके वर्ण हैं ये आपका अघोष कहलाते हैं। और इसके बाद आपका य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, आपका व हो गया, और वहाँ से आपका यहाँ ह आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सघोष या घोष। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक
ठीक है। जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब ये यही क्रम है, इसी को छांटना है। जैसे आप लोगों को पता है ना कि आप क लिख लिए, ख लिख लिए, ग लिख लिए, आप घ लिख लिए दोस्तों, आप अंगा लिख लिए, आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आपको 4 नंबर और ये आपका 5 नंबर। आपको पता है पहला दूसरा क्या होता है, तो पहला दूसरा आपका अघोष होता है। और आपको ये भी पता है कि आपका 3 नंबर, आपका 4 नंबर और आपका कितना दोस्तों 5 नंबर, ये क्या होते हैं, तो ये आपके सघोष होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, तो ये आपके सघोष होते हैं। इसमें से कहा है कि घोष वर्ण कौन सा है, तो आपका अगर क ख दिया है दोस्तों तो याद रखेंगे, जब क ख दिया है तो आपको यही चीज़ें हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो याद रखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1 बाय 1 सबको देखिए ना, यहाँ पे च छ ज, तो ज आपका कितने नंबर पर आ रहा है, तो ज आपका चरखा, छाता, जहाज, ये 3 नंबर पर आता है। तो 3 नंबर पर आ रहा है तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका घोष है। क्या है दोस्तों, याद रख, घोष है या सघोष है। क नहीं होगा, क क्या है दोस्तों, क आपका अघोष है। यहाँ पे देखेंगे क आपका आ रहा है अघोष, अघोष। और च भी 1 नंबर पर आता है, ये भी क्या होगा आपका अघोष। आपका ट भी 1 नंबर पर आता है, ये भी क्या होगा आपका अघोष। 1 नंबर पर जो आ रहे हैं अघोष होंगे और जो 3 नंबर पर आ रहा है दोस्तों ये सघोष या घोष होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप चीज़ों को याद रखते रहेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें आपसे पूछे आप इसी क्रम में इसको याद रखेंगे। अगर आपको ऐसे पूछ देना दोस्तों, आप बताइए घ क्या है, घ आपका सघोष है कि अघोष है। आप क्या करेंगे, आप घ को देखेंगे, घ किस वर्ण का हिस्सा है, क वर्ग का है। अब क वर्ग में चौथा नंबर पर आता है तो आपको पता है 4 नंबर पर आता है। और आपको पता है कि जो आपका 3, 4, 5 होता है इसको सघोष बोलते हैं, तो घ आपका क्या हो जाएगा, घ आपका सघोष हो जाएगा। इसको निकालने का यही तरीका होता है, ऐसे आप लोग निकालते हैं। और डायरेक्टली इसको याद करना पड़ेगा कि घोष और सघोष किससे बोलते हैं, तो य आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, आपका व आ जाए और ह आ जाए, इसको घोष या सघोष बोलते हैं, ठीक है। और आपका ये स आ जाए, इसको अघोष बोलते हैं। ये चीज़ों को तो आपको याद करना पड़ेगा, माइंड में चीज़ें सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, किसका उच्चारण स्थान ओठ नहीं है, यही बताना है। किसके उच्चारण में ओठ का प्रयोग नहीं होता है सॉरी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो याद रखिए आपका म नहीं है, म में भी आपका होता है। आपको पता है कि म में होता है ओष्ठ का प्रयोग, ब में भी होता है, आपका ऊ में भी होता है। ये दोस्तों ये भी आपका ओष्ठ है, ये भी आपका ओष्ठ है, ये भी ओष्ठ है। लेकिन आ क्या है दोस्तों, याद रखेंगे आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। आपको पहले ही मैंने शुरू में वीडियो में बता दिया हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ओष्ठ व्यंजन नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। ओष्ठ आपका वर्ण नहीं है, व्यंजन न कह के वर्ण कहें, ओष्ठ वर्ण नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ण है। आपको पता है क कंठ हो गया, आपका च तालु हो गया और ट क्या होगा दोस्तों, मूर्धा हो गया। यही बताना है कि कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है। तो आपका ट, ठ, ड, ढ ये क्या है दोस्तों, ये मूर्धन्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे, मूर्धा है, इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 12 नंबर की बात करेंगे कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। आपको पहले बता दो दोस्तों कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो संज्ञा पूरी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। इस चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से चीज़ें याद करना पड़ेगा, तब आप लोग इसको ध्यान से रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक, एक संज्ञा है जातिवाचक, एक संज्ञा है भाववाचक, एक संज्ञा है समूहवाचक और एक संज्ञा और बता दे रहा हूं दोस्तों जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक। क्या होती है दोस्तों, द्रव्यवाचक। ये संज्ञा के प्रकार होते हैं। आप सभी को देख लेंगे तो आप ही हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक नाम के व्यक्ति, नाम की जाति या नाम का स्थान का व्यक्ति का वर्णन हो। याद रखेंगे विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का वर्णन, नाम का, मैं नाम लिया हूं दोस्तों, नाम का वर्णन हो। इसको आप ट्रिक के माध्यम से देखिए, अगर नाम किसी चीज का लेकर का है ना तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, पहली बात।
नाम न लेके पूरी जाति का, उसके जाति का वर्णन करे। अभी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों को पता है ना कि अगर नाम ले ले गंगा, गंगा क्या है दोस्तों, तो गंगा एक नाम है, ये एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। नदियों में एक नदी है जिसका नाम है गंगा, और यही नदी कह ले तो नदी क्या है दोस्तों, जाति है। नदी क्या है, जाति है। लेकिन यही गंगा, यमुना, सतलज, आपका ब्रह्मपुत्रा, आपका सरस्वती, ये सब कहे तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, तो यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, नाम लेकर कहे तो। और याद रखेंगे उसके जाति का बोध करे तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा। याद रखेंगे, आपको पता है दोस्तों, मैं बार बार चीज़ों को बता रहा हूँ कि अगर आपका भाववाचक में क्या होगा, जैसे आपका मित्रता की बात करें, इसमें भावना उत्पन्न करे, मित्रता का भाव उत्पन्न हो दोस्तों, शत्रुता का भाव उत्पन्न हो। जहाँ पे भावनाओं की बात करें, जहाँ पे गुण की बात करें, तो वहाँ पे दोस्तों भाववाचक संज्ञा होती है। इस चीज़ों को आपको याद रखना होगा, ठीक ना। जिसमें क्या होता है ना, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मित्रता हो गया, आपका गुण हो गया, आपका अच्छाई हो गया, आपका अच्छाई हो गया, आपका जैसे कि मान लीजिए वीरता का भाव कहता है तो वीरता हो गया। ये सब क्या है दोस्तों, भाववाचक है, इसको आपको ध्यान देना होगा। और इसके बाद आपका समूह की बात करें दोस्तों, तो समूह में कोई भी चीज़ें, आपको झुंड की बात करें, किसकी दोस्तों, झुंड की बात करें, आपका किसकी और बात करें, झुंड हो गया, आपका गिरोह हो गया दोस्तों, झुंड हो गया, गिरोह हो गया, आपका दल हो गया, आपका सभा हो गया। याद रखें, जहाँ पर बहुत से लोग उपस्थित हों, समूह में बहुत से लोग हों, तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। और इसी तरह अगर द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करेंगे दोस्तों, तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है, जिसमें द्रव्य क्या होता है, आपको विज्ञान में पढ़े कि द्रव्य वे वस्तु होती हैं जो स्थान घेरती हैं तथा उसमें भार होता है, जिसका हम आमतौर पर अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। और याद रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य को गिनते नहीं है, याद रखें, इसको गिना नहीं जाता है, इसको क्या किया जाता है दोस्तों, तो मापा या तौला जाता है। ऐसे आप लोग इसके ट्रिक की पहचान करेंगे, याद रखेंगे। जैसे आपसे कह दे चांदी क्या है, आप कहेंगे दोस्तों चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्य है। आपका पानी क्या है, द्रव्य है। आपका पीतल क्या है, द्रव्य है। आपका दूध क्या है दोस्तों, तो ये सभी क्या है दोस्तों, द्रव्य है। ये सब चीज़ें याद रखेंगे। अगर मैं कह दूं कि याद रखें, मैं कह दूं मुझे चला नहीं जाता, मुझे सोने का मन कर रहा है, ऐसे याद रखेंगे। और कह दे कि इस पंक्ति में कौन सी संज्ञा है, तो जहाँ पे भावनाएं प्रकट करें वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे आप लोगों को पता है ना, जातिवाचक संज्ञा में, जैसे आप लोग जाति में, आपने कहा कि नदी में जातिवाचक संज्ञा है। मैं चीज़ों को बार बार चीज़ों को बता रहा हूँ। जैसे आपको कह दे पशु में कौन सी संज्ञा है, तो तभी भी आप बताएंगे। पशु कई पशु होते हैं, जैसे आपको पता है ना कि पशु में बहुत से पशु होते हैं, और पशुओं के अलग अलग नाम अगर ले तो याद रखें, नामों को अगर जोड़ के रखे तो उस वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी पशु का अगर नाम रखा गया है और उसको नाम को कह रहा है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ना कि उसके जाति को दर्शाए। तो याद रखेंगे इस बात को। और व्यक्तिवाचक में जैसे आपको किसी का नाम ले, जैसे कह दे कि तुलसीदास में कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको पता है तुलसीदास में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आपको कबीरदास, सूरदास कह दे तो इसमें आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। स्थान का नाम ले जैसे आपको कह दे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो स्थान है एक ही स्थान है, तो इसमें क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भारत कह दे, जापान कह दे, रूस कह दे, अमेरिका कह दे, सब में क्या होंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। केवल अगर एक व्यक्ति की बात करें ना, एक व्यक्ति की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और उस व्यक्ति के जाति का बात करें तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप लोग देखेंगे राज्यपाल क्या होते हैं, तो सभी प्रदेश में एक एक राज्यपाल होते हैं। मतलब लगभग सभी प्रदेश में यही ना मुख्य आधार होता है, या इसका अर्थ होता है कि जो राज्य में होते हैं क्या दोस्तों, राज्यपाल। आपको पता है तो राज्यपाल का पद एक तो नहीं है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है। तो मतलब राज्यपाल क्या होगा, राज्यपाल की जाति का बोध करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप चीज़ों को पहचानना सीखेंगे और बहुत चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब बताइए भावना कहाँ पे प्रकट हो रहा है दोस्तों, भारत। याद रखेंगे, भारत एक जगह का, एक स्थान का नाम है। और याद रखेंगे, आपको बताएं किसी का नाम कह दे, स्थान की, जाति की, किसी का नाम लेकर बताए ना कि ये इसका नाम ले लिया, तो याद रखेंगे भारत नाम है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लड़का क्या है, लड़कों की जातियों को बोध कर रहा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होगा। पेड़ क्या है, तो पेड़ों की जातियों का बोध कर रहा है, तो इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। मित्रता क्या है,
मित्रता की भावना प्रकट करना, तो मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक स्लोगन है दोस्तों, अगर आप अपने आप को बोरिंग महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मैं आज से नया आपके लिए शोध किया हूँ, और मैं एक आपके लिए क्या लाया हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे एक अच्छी लाइनें लाया हूँ जिससे आपको पढ़कर मोटिवेशनल प्राप्त हो। तो याद रखेंगे यह लाइन आज की क्या है दोस्तों, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसी स्लोगन के साथ आप वीडियो में बने रहेंगे और इससे हमें मोटिवेशनल की प्राप्ति होती है। तो चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है और चीज़ों को आपको कवर करना है। आगे देखते हैं कि रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं, याद रखेंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक पूरे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 8 प्रकार के। अब प्रत्येक कारक को मैं बता दे रहा हूं, याद रखेंगे। कर्ता कारक, एक कारक होता है कर्ता कारक, एक कारक होता है कर्म कारक, और एक कारक होता है दोस्तों करण कारक, और इसके बाद एक कारक होता है आपादान कारक। याद रखेंगे आपादान कारक। और इसके बाद आपका होता है एक संबंध कारक। क्या दोस्तों, संबंध कारक। संप्रदान कारक, क्या होता है, संप्रदान कारक। और इसके बाद होता है अधिकरण कारक। कौन दोस्तों, तो अधिकरण कारक। और इसके बाद होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक। किसी साल का यूपी टेट का पेपर ऐसा नहीं गया जहां पे कारक ना पूछा हो दोस्तों, तो इसलिए आप सबको देखेंगे। अब देखिए कारक की पहचान किससे करते हैं, तो इसकी जो विभक्ति होती है ना, याद रखेंगे इसकी एक विभक्ति होती है, इसका एक चिन्ह होता है। याद रखेंगे इसका एक चिन्ह होता है, सबका अपना चिन्ह होता है। जैसे कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता का चिन्ह होता है दोस्तों ने। याद रखेंगे कर्म का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को। याद रखेंगे करण का चिन्ह क्या होता है, से। याद रखेंगे से होता है या के द्वारा होता है, इसका चिन्ह होता है। ठीक है। आपादान का चिन्ह क्या होता है, से अलग होने के भाव में होता है। कब होता है दोस्तों, तो अलग होने के भाव में कह दे, अलग होने के भाव में कह दे तो वहां पे आपादान कारक होता है। संबंध कारक जो होता है ना, याद रखेंगे संबंध कारक जो होता है ना, इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इसका चिन्ह होता है दोस्तों। याद रखेंगे संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक को याद रखेंगे, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। याद रखेंगे इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए या के वास्ते होता है, ऐसे याद रखेंगे। अधिकरण चिन्ह का क्या होता है, में या पर होता है ना दोस्तों। याद रखेंगे जब आप किसी वाक्य को पढ़ेंगे और उसमें में या पर आ जाए तो वहाँ पे अधिकरण चिन्ह होगा। याद रखेंगे संबोधन का चिन्ह होता है, इसका सबसे ज्यादा पहचानने का तरीका होता है विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। हे लिखेगा और यहाँ पे विस्मय सूचक लगाएगा, अरे लिखेगा और यहाँ पे विस्मय सूचक लगाएगा, आपको ओह लिख देगा और यहाँ पे दोस्तों विस्मय सूचक लगाएगा। तो ये संबोधन का चिन्ह होता है। अब देखिए मैं इसका एक प्रैक्टिस करा दूं। रमा विद्यालय से घर जाती है, से घर जाती है, यहाँ पे दोस्तों क्या आया, से आया। अब देखेंगे से कहाँ कहाँ पे आता है, तो करण में आता है, करण में भी आपको से मिल रहा है। और आपको पता है ना कि याद रखेंगे और तो कहीं ना आपको से नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन याद रखेंगे एक जगह होती है जहाँ पे रियर केसेज में से आ जाता है, लेकिन उस चीज़ों को मैं बता के आपको भ्रमित न करूँ। तो रमा विद्यालय से घर जाती है, से अलग होने के भाव में आता है। और याद रखेंगे विद्यालय से रमा क्या हो रही है दोस्तों, अलग हो रही है। कहाँ जा रही है, घर जा रही है, तो विद्यालय को छोड़ रही है ना, तो विद्यालय से अलग हो रही है। तो विद्यालय से अलग, याद रखें कहीं किसी स्थान से अलग होने के भाव में से आए तो वहां पे कौन सा कारक होगा, तो वहां पे आपका क्या होगा दोस्तों, करण कारक होगा। याद रखेंगे दोस्तों, सॉरी करण कारक नहीं, आपादान कारक होगा। इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूंगा, यही चीजें मैं नहीं ध्यान दे पा रहा था। करण का भी चिन्ह से होता है और या तो के द्वारा होता है। जैसे आपको कह दे, याद रखेंगे राम वाहन से जा रहा है, राम वाहन से, याद रखें अगर ऐसे कह दे दोस्तों कि राम वाहन से जा रहा है, मैं बहुत आपसे क्षमा चाहूंगा दोस्तों, जा रहा है, अगर ऐसे कह दे कि राम वाहन से जा रहा है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो होता है ना, से या के द्वारा अगर देना दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, से जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, वहां पे करण कारक होगा। लेकिन से अलग होने के भाव में आए तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, आपादान कारक होता है। सॉरी, इस चीज को मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है।
आगे देखेंगे कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, याद रखेंगे कुर्सी पर मास्टर जी बैठे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें जो विभक्ति चिन्ह आ रहा है पर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कहाँ पे पर आ रहा है, तो में या पर का जो चिन्ह होता है ना, में या पर का चिन्ह होता है कहाँ पे आता है दोस्तों, अधिकरण में आता है। अधिकरण में देखिए क्या आ रहा है दोस्तों, में या पर आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, में या पर। तो में या पर आए तो उसको क्या बोलिएगा, उसको आप लोग बोलिएगा अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह आप इसका जो सही हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। कुर्सी पर बैठे या कुर्सी में, घोंसले में अंडा है, अगर ऐसे कहे तो घोंसले में अंडा है ना, तो याद रखेंगे वहाँ अधिकरण कारक हो जाएगा। याद रखेंगे घोंसले पर या पेड़ पर कौवा बैठा है तो उसमें आपका अधिकरण कारक होगा। ठीक है, इस चीज़ों को आप ध्यान रखते रहेंगे, इसी चीज़ों को कवर करते हैं। आगे देखते हैं कि प्रतिदिन शब्द में समास होगा। आपको यही बताना दोस्तों कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा। समास मुख्य रूप से या मूल रूप से 6 प्रकार के होते हैं। आपका द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, और इसके बाद आपका एक आता है कर्मधारय हो गया, तत्पुरुष हो गया, द्विगु हो गया। आपका एक आता है द्वंद्व समास, एक होता है दोस्तों द्वंद्व समास, और इसके बाद आपका आता है बहुब्रीहि समास। ठीक ना, इस प्रकार बहुब्रीहि समास अगर आपसे पूछे तो यही होते हैं आपके 4 ऊपर हो गए, 5वां ये हो गया, 6वां ये हो गया। ये आपके पूरे समास के प्रकार होते हैं। ठीक है, आपको मैं 1 बाय 1 बता दूं। आपको पता है देखिए यहाँ पे द्विगु समास जो होता है ना संख्यावाची होता है। जहाँ कहीं भी संख्या, पहला शब्द संख्या हो और सेकेंड शब्द क्या हो दोस्तों, उत्तर पद की प्रधानता पाई जाती हो, वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा हो गया, आपका त्रिकोण हो गया, ठीक ना, आपका सप्ताह हो गया, तो याद रखेंगे सब में क्या है दोस्तों, द्विगु समास होगा। कर्म धारय में विशेषण और विशेष्य पाए जाते हैं, इसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है। जैसे आपका क्या हो गया दोस्तों, नील कमल हो गया, तो कमल की विशेषता बता रहा है ना कि नीला कमल, तो ऐसे दोस्तों जहाँ पे विशेषता बताए ना वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। इसमें विशेषण और विशेष्य में बटे होते हैं, और इसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसमें विशेषताएं अगर कहीं ऐसी चीज़ें बताइए, बताने के भाव में आए, अर्थ आए, तो वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है दोस्तों, विभक्ति का लोप होता है। जैसे आप कारक चिन्ह पढ़े ना, उसी तरह आप लोग कारक चिन्हों की विभक्तियों का इसमें क्या होता है, लोप होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अव्ययी भाव समास की पहचान होती है, इसमें उपसर्ग लगा होता है। पहला शब्द जो होता है ना उपसर्ग होता है पहला शब्द उपसर्ग होता है या अव्यय होता है या इसी की प्रधानता पाई जाती है, तो वह वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन। अब भाई बहन में आप किसको प्रधान मानिएगा, भाई भी उतना ही मान्य है और बहन भी उतना ही मान्य है, माता भी उतना ही मान्य रखती है, पिता भी उतना मान्य रखता है, रात भी उतना ही मान्य रखती है, दिन भी उतना मान्य रखता है। तो रात दिन भाई बहन आपको ऐसे लिखा जाता है ना कि रात और दिन, तो आपका बीच में क्या लगा दोस्तों, योजक चिन्ह लगा। जब योजक चिन्ह लग जाए तुरंत आप द्वंद्व के समास के साथ चले जाएंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद, इसमें तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है। किसकी पाई जाती है आपको पता है ना दोस्तों, तो इसमें पाई जाती है आपका तीसरे पद की प्रधानता। ठीक है, जैसे आप लोग अगर बहुब्रीहि की बात करेंगे तो आपको पता है ना कि बहुब्रीहि में दशानन में कौन सा समास है, दशानन। दशानन मतलब 10 जिसके मुख हो, तो दशानन में कौन सा समास है, 10 जिसके मुख हो, अर्थात किसकी बात कर रहा है, रावण की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो बहुब्रीहि समास होगा। ऐसे इसकी पहचान करते हैं दोस्तों। महाजन शब्द में समास क्या होगा, तो याद रखेंगे महान जन। याद रखेंगे जन का मतलब लोग होता है, और लोगों की क्या बता रहा है दोस्तों, विशेषता बता रहा है कि ये महान जन है, मतलब कि ये लोग जो है ना वह महान है। याद रखेंगे ऐसा कर रहा है तो यह महान, या लोगों की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। क्या समास सही होगा दोस्तों, तो याद रखेंगे इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कह दे कि माता पिता में क्या होगा, भाई बहन में क्या होगा, रात दिन में क्या होगा, तो याद रखेंगे सब में आपका द्वंद्व समास, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है बीच में। ठीक, द्विगु समास क्या होता है आपको पता है, द्विगु समास संख्यावाची होता है। जैसे आपको कह दे कि पंचवटी में क्या है, तो याद रखेंगे पंचवटी में पंच, ये दोस्तों ये संख्यावाची हो गया, 5 से है। शताब्दी में याद रखेंगे, शताब्दी में आपका जो शताब्दी में 100 शब्द से इसकी उत्पत्ति हो रही है, तो इसमें भी शब्द आ गया। आपका तिराहा में, तिराहा याद रखेंगे 3 राह जहाँ पे मिलते हैं उसी को तिराहा बोलते हैं, तो इसमें भी 3 शब्द आपके संख्यावाची आ गए। आपका 9 ग्रह का दे दोस्तों, तो याद रखेंगे इसमें ग्रह तो बात कर रही है लेकिन 9 शब्द का दिया, इस संख्यावाची हो गया, तो इसमें सब में द्विगु समास हो गया। ठीक ना, अव्ययी भाव के समास के यही हो गया। जैसे आपका प्रतिदिन, अभी आपको बताएं कि प्रतिदिन में याद रखेंगे इसमें आपका उपसर्ग लगा है, इसलिए क्या होगा दोस्तों, यह आपका
हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आपका यथाशक्ति में क्या होगा दोस्तों, तो यथाशक्ति हो गया। इसमें भी होगा क्या दोस्तों, अव्ययी भाव समास, इसमें यथा लगा है, ठीक ना। इस चीज़ों को याद रखेंगे। आपको अगर पूछ दे कि आमरण में क्या लगा है, तो मरण में आपका आ उपसर्ग लगा है, इसमें भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इस तरह चीज़ें बनती है, आप इसको ध्यान रखते रहेंगे। चौराहा में याद रखेंगे चार राह से संबंधित है, और जो आपको पता है ना, याद रखेंगे। इसमें अब देखेंगे चौराहा, चौराहा, चौ का मतलब चार से, राह का मतलब राह, रास्ता। तो चार रास्तों का जहाँ सम्मिलन हो उसी को चौराहा बोलते हैं। और इसमें क्या दोस्तों, संख्यावाची है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विगु और द्वंद्व बहुत ज़्यादा पूछता है, द्वंद्व बीच में चिन्ह लगे, और द्विगु क्या होगा, संख्यावाची। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, रियर बहुत ज़्यादा पूछता है आपको। तत्पुरुष और बहुब्रीहि बहुत रियर केसेज में पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आपको पता है ना दोस्तों कि जो ग्रस्त होता है ना, ग्रस्त का मतलब जैसे कि वह व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, और इसी का विलोम बताना है। तो ग्रस्त का मतलब क्या होता है, मुक्त होता है कि सुप्त होता है कि लुप्त होता है कि ग्राह्य होता है। आपको पता है ग्रस्त का जो विपरीतार्थ होता है वह मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वह उस रोग से ग्रस्त है, वह उस रोग से मुक्त हो गया, ऐसे याद रखेंगे। या मुक्त है याद रखेंगे, फ्री है, मतलब कि उससे वह रोग उसके व्यक्ति के पास नहीं, या उसके में वह रोग नहीं पाया जाता है, उसी को मुक्त बोलते हैं। इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपका बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट विपरीतार्थक या विलोम शब्द होते हैं जो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कहे कि अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, आपको पता है ना। अनिवार्य का विलोम शब्द होता है ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब होता है ना कि एकदम बिल्कुल आपको करना है, और ऐच्छिक का मतलब होता है कि आपको इच्छा हो तो आप कीजिए, न इच्छा हो तो मत कीजिए, ठीक है। आपको पता है एक चीज आता है मुख, मुख का क्या होता है, वाचाल होता है। मुख का क्या होता है दोस्तों, विलोम शब्द वाचाल। मुख का मतलब इसमें एक है ना कि एक न बोलता हो, और एक क्या है दोस्तों, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोलता हो, याद रखेंगे। मुख का मतलब जो न बोलता हो, वाचाल का मतलब बहुत ज़्यादा बोलता हो, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। आपसे कोई पूछे कि भूत का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, भूत का विलोम शब्द भविष्य होता है। क्या होता है दोस्तों, भविष्य होता है। अगर आपसे कोई कहे कि प्रवेश, याद रखेंगे एंट्री का क्या होता है, एक्सिट होता है, जिसे आप लोग जानते हैं। प्रवेश का क्या होगा दोस्तों, निकास होगा। इसका जो विलोम शब्द होगा क्या होगा, निकास होगा। आपको पता है अगर कोई पूछे कि कृत्रिम का विलोम शब्द बताइए, तो कृत्रिम उसे कहते हैं जो मनुष्य बनाता है। इसका क्या होगा, प्राकृतिक होगा, जो भगवान ने बनाया, गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान ने दिया, याद रखेंगे। इसको चीज़ें ध्यान रखेंगे। आपको मैं एक बहुत चीज़ अच्छा बता दूं, समास का विलोम शब्द क्या होता है बताएंगे दोस्तों। तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास। इस तरह आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि आप लोग बताइए सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको चीज़ों को एक जगह पर रख के आपको बता रहा हूँ कि सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। क्या होता है दोस्तों, निरपेक्ष होता है, इसको ध्यान रखेंगे। उपकार का पूछे तो उपकार का क्या होता है, अपकार होता है। ऐसी चीज़ों को कन्फर्म करिए। आगे देखते हैं मुख का विलोम शब्द, अभी आपको बताएं मुख का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों। तो मुख का विलोम शब्द आपका वाचाल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल से हो जाएगा, इसका होता है वाचाल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अंधे की लाठी से क्या तात्पर्य है, यही आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपका अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है। याद रखेंगे, अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी, बहुत जगह ऐसे प्रश्न दे दिया है कि अंधे की लकड़ी क्या होती है या अंधे की लाठी क्या होती है। आप कहीं भी अगर ऐसे चीज़ें देना तो अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी का मतलब होता है कि जो अंधा होता है ना उसके लाठी का मतलब ये है ना दोस्तों कि अंधे का एकमात्र सहारा होता है। क्या होता है दोस्तों, तो एक ही सहारा यही होता है अंधे की लाठी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको अगर मैं कुछ और मुहावरे की बात करूं तो याद रखेंगे आँखों का तारा होना, अगर पूछे कि इसका मतलब क्या होता है तो आँखों का तारा होना का मतलब होता है, आप याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, याद रखेंगे बहुत प्यारा होना, इसी को क्या बोलते हैं, आँखों का तारा होना या बहुत प्यारा होना इसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। आगे देखते हैं आग बबूला होना, अगर आपसे कोई कहे कि वह आग बबूला हो गया, अगर आग बबूला हो गया तो इसका अर्थ क्या निकल कर आएगा, तो वह मतलब क्रोधित हो गया दोस्तों। व्यक्ति आग बबूला तो होगा नहीं, वह क्या होगा, क्रोधित होगा, या इसका होता है आग बबूला होना का मतलब क्रोधित होना। याद रखेंगे कान का कच्चा होना बहुत महत्वपूर्ण है कि कान का कच्चा होना किसे बोलते हैं, तो कान का कच्चा होना नहीं देखते हैं कि वह कान का कच्चा है, मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, इसी को बोलते हैं कान का कच्चा होना। इस बातों को याद रखना। याद रखें कहीं आपको कह दे कान भरना का अर्थ क्या होता है या मुहावरे का अर्थ क्या होता है,
याद रखें, कान भरना का मतलब होता है ना चुगली करना। क्या होता है दोस्तों? चुगली करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुगली करना यह जो होते हैं ना कान भरना का ये अर्थ होता है। आगे देखते हैं, तन पर नहीं लता पान खाए अलबता का सही अर्थ क्या होगा? याद रखेंगे, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके तन पे कपड़ा तक नहीं है लेकिन वह पान खाने का ढोंग रच रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे? बुरी आदत का शिकार होना उसे आप कहेंगे। याद रखेंगे, बुरी आदत का शिकार होना उसे आप कहेंगे, कि झूठा दिखावा करना कहेंगे, कि बहुत गरीब होना कहेंगे, कि रोब डालना करेंगे। जिसके तन पर कपड़ा नहीं है और वह पान खाकर अपने आप को क्या कर रहा है दोस्तों? झूठा दिखावा कर रहा है बड़े होने का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? सिख नख इसको बोलते हैं, कि आपका सिरोपर बोलते हैं, कि पाद मस्तक बोलते हैं, कि इसको अपाद मस्तक बोलते हैं। तो पैर से लेकर सिर तक को क्या बोलते हैं? अपाद मस्तक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं कुछ और इंपॉर्टेंट तरीकों को बता दूं। जिसका जन्म नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अजन्मा बोलते हैं। जिसका जन्म नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अजन्मा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसको आप याद रखेंगे। जिसे न कहा जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकथनी। जो शब्द आप न कह के बता सकें या कहने योग्य न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकथनी बोलते हैं। और जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको अवैध बोलते हैं। याद रखेंगे, अगर आपसे कहीं पूछे कि जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो इसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति जो होता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आस्तिक। आस्तिक याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। याद रखेंगे, आस्तिक बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको ऐसे बोलते हैं आस्तिक। लेकिन ईश्वर में आस्था न रखने वाला जो व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे आप लोग नास्तिक। क्या बोलेंगे? नास्तिक। या इसी को बोलते हैं अनिश्वरवादी। याद रखेंगे, अनिश्वरवादी। याद रखें, अनिश्वरवादी इसको बोलते हैं। याद रखें, इसी को क्या बोलते हैं? अनिश्वरवादी बोलते हैं या नास्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास न रखे, और जो ईश्वर में विश्वास रखे उसको आस्तिक बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। जो आपका नियम कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध बोलते हैं। जिसको कह कर न कहा जा सके उसे अकथनी बोलते हैं। जिसका जन्म न हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अजन्मा बोलते हैं। ये सब चीज़ों को आप ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जो सब कुछ जानता हो इसके लिए क्या बोलते हैं दोस्तों? तो जो सब कुछ जानता हो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। याद रखें, सर्वज्ञ बोलेंगे। जो ये होता है ना सब कुछ जानता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वज्ञ उसको बोलते हैं। किस रस को रसराज कहते हैं? तो रसों का राजा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, रसों का राजा जो होता है ना वो आपका होता है श्रृंगार रस। रसों की संख्या मूल रूप से कितनी बताई गई है? कहीं 8, कहीं 9, कहीं 11। लेकिन आप लोग याद रखेंगे भरत मुनि के अनुसार याद रखेंगे। अगर ऐसे कुछ पूछे तो याद रखें। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखें ना कि रसों का जो मूल रूप होता है या मुख्य रूप से रस जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। इसको आप ऐसे याद रखना होगा, ठीक है। ये पूछता नहीं है क्योंकि विवादों में रहेगा, तो ये पूछता नहीं, इसलिए इस चीज़ों को आप नहीं ध्यान देंगे उतना। तो रसों का राजा किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को रसों का राजा बोलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर कोई पूछे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव आपको अगर पूछे तो इसका उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव आपको पूछे कोई तो हास होता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का आप बताते चलेंगे दोस्तों। तो करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछे कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का स्थायी भाव आपका भय होता है। इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये चीज़ें आप लोग याद रखना दोस्तों। तो शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। किस रस को रसों का राजा बोलते हैं? तो श्रृंगार रस को बोलते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताए भी हैं कि जो शोक है ना दोस्तों, याद रखेंगे, जो शोक है ना वो आपका करुण रस का स्थायी भाव होता है। इसको यहाँ पे लिखे भी हैं। जो शोक होता है वह करुण रस का स्थायी भाव होता है। ये चीज़ें देखिए मिल जाएगा आपका। यूपी टेट 2014 में प्रश्न बना
है और ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट में बना है। शोक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये जो होता है ना, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? शोक रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। शांत रस का अगर पूछे तो निर्वेद होता है, आपको बताए ही हैं, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप कवर करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? आपको बता दें, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ कहीं भी कार्य का होना पाया जाता है तो उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे आप लोगों को पता है ना कि जैसे आपको बोले दोस्तों कि आपको कह दे कि लिखना क्या है दोस्तों? सकर्मक क्रिया है। आपका लिखना हो गया, आपका खाना हो गया, आपका कोई महिला जैसे बर्तन धो रही है तो यहाँ भी कार्य होना पाया जा रहा है। कोई गाड़ी चला रहा है तो यहाँ भी कार्य होना पाया जा रहा है, ये गाड़ी चलाना। कोई पत्र लिख रहा है, ये भी आपका कार्य होना पाया जा रहा है। तो सभी में आपका सकर्मक क्रिया होगा। आपको पता है ना, हंसना क्या है दोस्तों? ये अकर्मक क्रिया है। रोना आपका अकर्मक क्रिया है। सोना आपका अकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया का होना नहीं पाया जाता है। आपका पढ़ना क्या है? इस सकर्मक क्रिया है। पढ़ना हो गया, आपका लिखना हो गया, खाना हो गया, बर्तन धोना हो गया, आपका गाड़ी चलाना हो गया, सब क्या है दोस्तों? ये सभी सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। आप इसको कवर करते रहेंगे, ठीक है। आप देखिए, माँ खाना बनाती है, इस वाक्य में क्या क्रिया होगा? आपको पता है, माँ खाना बना रही है ना, तो खाना बना रही है तो मतलब इसमें क्या होगा दोस्तों? सकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल बताइए, तो अकर्मक क्रिया में जैसे आपका हंसना हो गया, आपका दौड़ना हो गया, क्या होगा दोस्तों? हंसना हो गया, दौड़ना हो गया, आपका रोना हो गया, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, भौंकना हो गया। ये सब क्या है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए लाया हूँ ना दोस्तों कि ये चीज़ें आप लोग इसको पढ़ लें तो आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाए। जैसे हंसना, दौड़ना, भौंकना, रोना, ये सब क्या है दोस्तों? ये दोस्तों अकर्मक क्रिया है। क्या है दोस्तों? अकर्मक क्रिया है। जैसे माँ खाना बना रही है तो ये क्या होगा दोस्तों? ये सकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यही बताना है दोस्तों कि कौन है जो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसको आप ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को कवर करेंगे कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होता है। व्योम नहीं होता है, क्या आपका गगन नहीं होता है, क्या आपका नीर नहीं होता है, क्या आपका अंबर नहीं होता है। तो आपको पता है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नीर नहीं होता है। नीर का मतलब होता है जल, और ये होता है किसका पर्यायवाची शब्द दोस्तों? तो ये होता है जल का पर्यायवाची शब्द। इसको आपको ध्यान देना होगा। आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा पूछता है कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आपको पता है कि आग का पर्यायवाची शब्द आपका अनल होता है, आपका पावक होता है और आपका ज्वाला होता है। ऐसे आप लोग चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखते रहेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, बहुत जो महत्वपूर्ण है उसको मैं लाया हूँ। आकाश का कई बार बना है तो गगन होता है, आपका नभ होता है, आपका क्या होता है दोस्तों? नभ होता है। इसके बाद आपका व्योम होता है और इसके बाद आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द आपका अंबर भी होता है। इसको आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होता है? सुधा होता है। अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है अमी होता है और इसके बाद आपका पीयूष भी होता है और इसके बाद आपका सोम भी होता है। सोम, पीयूष, अमी, सुधा सब अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। आप लोग को और बता दूं, अतिथि का याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछता है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द होता है मेहमान। क्या होता है दोस्तों? इसका होता है मेहमान। अतिथि का और होता है पहुना, याद रखेंगे पहुना होता है। और इसके बाद होता है आगंतुक। क्या होता है दोस्तों? तो आगंतुक को क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं या अभ्यागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभ्यागत बोलते हैं। यह जो होते हैं इसके पर्यायवाची शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है दोस्तों, तो अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रकाश होता है कि तम होता है कि दिन होता है कि उजाला होता है। आपको पता होना चाहिए कि याद रखेंगे जो अंधेरा होता है ना, अंधेरा का पर्यायवाची शब्द आपका तम होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका तम हो गया, आपका यामिनी हो गया, इसके बाद आपका विभावरी हो गया, इसके बाद आपका निशा हो गया। ये सब क्या है दोस्तों? अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बनता है बादल का पर्यायवाची शब्द। बादल का पर्यायवाची शब्द पूछे तो आपका पंकज हो गया, आपका अरविंद हो गया। क्या दोस्तों? आपका अरविंद हो गया और इसके बाद आपका पुष्कर हो गया। पुष्कर, अरविंद, पंकज, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सब आपके बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। आपको एक और बता रहा हूँ दोस्तों, ये लास्ट बता रहा हूँ, लंबी वीडियो हो रही है, मैं मान रहा हूँ। अब वीडियो को मैं शॉर्ट क्या करूँ, अब तो लंबी, आप धीरे धीरे अंतिम आ ही गए हैं। तो याद रखेंगे एक चीज़ देख लीजिए, अश्व का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा होता है।
आपका हाय होता है, आपका घोटक होता है और इसके बाद आपका तुरंग होता है। यह घोड़ा का प्रार्थी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखते रहेंगे। दोस्तों अब मुझे आप दीजिए विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।